हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने साइकेट्रिक में आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी पेशेंट्स में, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें दी जाती है। तो हमने ऑलरेडी 2 थेरेपी कंप्लीट की हुई हैं। उसमें एक आपकी बिहेवियरल थेरेपी थी, कॉग्निटिव थेरेपी थी। तो उसमें बिहेवियर जो थेरेपी पढ़ रहे थे हम, वो बिहेवियर में चेंज लाने के लिए कॉग्निटिव थेरेपी जो पढ़ रहे थे हम, उसमें क्या था कि एक तरीके से थिंकिंग को बदलना, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये ऑक्यूपेशनल जो थेरेपी होती है वो साइकेट्रिक पेशेंट के लिए एक सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट होती है। वो इसलिए होती है कि इसमें जो पेशेंट थोड़े ठीक हो जाते हैं, ठीक तो वो हो गए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मतलब आधे ठीक हो चुके हैं लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, या फिर वो अपने पहले की जैसी अवस्था में नहीं आ पा रहे। जैसे मान लो कोई एक वर्किंग पर्सन था प्रीवियसली, लेकिन एक साइकेट्रिक मेंटल इलनेस की वजह से उसकी सारी स्किल्स वगैरह सब कुछ ख़राब हो चुकी हैं। तो जब वो पेशेंट मेंटली इल होते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान ठीक होने लगते हैं, तो उनको कुछ काम करने सिखाए जाते हैं, जो कि ऑक्यूपेशनल का मतलब है कुछ ऐसे काम जो कि उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हों। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वर्क होते हैं जो पेशेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। तो वो मैं एक एक करके इनमें सब में पढ़ाऊँगी। तो ओवरऑल ये समझ लो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए कि ये जो होती है ये आपको वार्ड में या फिर जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल होता है वहाँ पे नहीं दी जाती है। पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, या तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर होंगे, हाफ वे होम होंगे, या फिर कहीं पे जहाँ पे आपके सेंटर्स बने होते हैं पीएससी लेवल पे या फिर सीएससी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने होंगे, तो वहाँ पे पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाता है। शेल्टर होम होते हैं, तो वहाँ पे एक जैसे पेशेंट होते हैं जो ठीक होने की अवस्था में आ गए, यानी कि इस तरीके के पेशेंट जो कमांड फॉलो करने लगे हैं, जिनमें थोड़ी थिंकिंग पावर आ गई है और जो कुछ भी बोलने पे सीख जाते हैं, यानी कि मान लेते हैं चीज़ें। तो उन पेशेंट्स को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है और उनको और बेहतर बनाया जाता है, यानी कि एक सोसाइटी में रहने लायक बनाया जाता है। देखो इसमें occupational therapy is a treatment method in which purposeful goal oriented activities are used to help individual who have psychological, physical and developmental disabilities। देखो ये जो occupational therapy है ये treatment method तो है ही, जो कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल होते हैं। मैंने जितनी थेरेपी बता रही हूँ हर थेरेपी में बताती हूँ कि जो भी थेरेपी चलती हैं साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए वो नॉन फार्मेकोलॉजिकल होती हैं, यानी कि उनमें मेडिसिन का यूज़ नहीं होता है। तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो देते हैं वो पर्पजफुल और गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं पेशेंट को, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं। तो इसमें किस टाइप के पेशेंट्स को मोस्ट ऑफ दे सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल पेशेंट्स रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं उन्हीं में ऑक्यूपेशनल थेरेपी चलती है। जैसे कोई फिजिकल डिसेबल पेशेंट हो गया, मान लो एक राइट हैंडी पर्सन था, राइट हैंड से वर्क करने वाला, किसी भी एक्सीडेंट में उसका राइट हैंड चला गया, तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको लेफ्ट हैंड से या फिर ओवरऑल उसके एक्सट्रीमिटीज़ यूज़ करके कुछ नया वर्क या न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं पेशेंट में। तो वो भी एक तरीके की ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये साइकेट्रिक के अलावा दूसरे पेशेंट्स को भी दी जा सकती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। साइकोलॉजिकल पेशेंट्स जो रहते हैं उनमें आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले, जैसे आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी वाले पेशेंट हो गए, मेनिया, डिप्रेशन, ये सारे जो पेशेंट रहते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी पर्सन इंजुरी की वजह से किसी एबनॉर्मल कंडीशन में चला गया, इसमें पैरालिसिस वाले पेशेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक्सीडेंट वाले पेशेंट हो सकते हैं। और क्या है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो कि बच्चों में देखा जाता है, मोस्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की एज के अकॉर्डिंग उसमें उनमें उतनी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उन पेशेंट्स को भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। इसके मेन एम्स और गोल क्या हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के, वो हम देख लेते हैं। टू इम्प्रूव द रोल परफॉर्मेंस टू द क्लाइंट, यानी कि एक क्लाइंट का, एक इंडिविजुअल पर्सन का रोल क्या है, रोल इन द सेंस कि वो क्या क्या कर सकता है, उसमें किस टाइप की स्किल्स हैं, उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है इंगेज द क्लाइंट इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी का मतलब होता है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, जिसके थ्रू वो कुछ बना रहे हैं, कोई चीज़ें बना रहे हैं, तो वही कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं किस टाइप के वर्क करते हैं जो पेशेंट होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले रहे होते हैं, जैसे कि ड्राइंग बनाना, अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाना। ठीक है, गार्डनिंग, पूरी गार्डनिंग कराना सिखाना, कैसे पेड़ों की कटिंग करनी है, पानी देना है कब, किस तरीके से उनको एक सब कुछ सिखाया जाता है, किस टाइप की मिट्टी होनी चाहिए, क्या मतलब पूरा गार्डनिंग जो रहता है, गार्डनिंग में जो जो चीज़ें भी होती हैं सब कुछ सिखाया जाता है। क्राफ्टिंग भी सीखते हैं, जैसे पेपर वगैरह रहते हैं उनसे कुछ चीज़ें बनाना। ठीक है, कार्ड वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें रहती हैं। उसके क्राफ्टिंग में ये सब आता है, लकड़ी से कुछ बनाना, मतलब बहुत अच्छी अच्छी टोकरी वगैरह ऐसे बनते हैं ना लकड़ी वगैरह से, वो सब बनाना। सिंपल जॉब टास्क देते हैं पेशेंट्स को, ये इसलिए देते हैं सिंपल जॉब टास्क
टास्क कि पेशेंट भले ही वो एक ठीक होने की अवस्था में जा रहा है साइकेट्रिक उससे बीमारी से, लेकिन फिर भी उनमें कहीं ना कहीं उतनी एबिलिटी नहीं होती है जितनी कि एक नॉर्मल पर्सन में होती है। तो सिंपल टास्क इसलिए देते हैं कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस कम ना हो और उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए और उसकी सेल्फ स्टीम जो रहती है वो भी बनी रहे। तो इसलिए उनको सबसे पहले सिंपल टास्क करवाते हैं। स्टिचिंग भी करते हैं पेशेंट, एम्ब्रॉयडरी या फिर नाइटिंग, यानी कि जो कढ़ाई बुनाई होती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो ये भी पेशेंट के द्वारा किया जाता है। तो इस चीज़ से वो एक नया वर्क भी सीखते हैं और प्लस उनका जो मोटार कोऑर्डिनेशन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। सारा कुछ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है पेशेंट्स में। नेक्स्ट क्या गोल होता है? इम्प्रूव सेल्फ स्टीम, पेशेंट की सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट कैसे होता है? जैसे कि मान लो एक पेशेंट को शेल्टर होम में लाया गया है, फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाया गया और उसको ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ड्राइंग करना, गार्डनिंग करना, क्राफ्टिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडिंग, नाइटिंग, ठीक है, ये सब निटिंग वगैरह ये सब करनी सिखाई जा रही है। तो वो पेशेंट इन एक्टिविटी में काफ़ी इन्वॉल्व हो जाता है और मेंटली उसमें काफ़ी सुधार हो जाता है। तो मान लो अगर वो मेनिया का या सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो उसमें रिलैप्सिंग कंडीशन बहुत कम दिखेगी। रिलैप्सिंग का मतलब कि फिर से बीमार हो जाना, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड बहुत कम होगा, यानी कि बार बार उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ेगा। सो ये भी इसका एक बेनिफिट है सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? हेल्प टू रिटर्न नॉर्मल लाइफ। और ये थेरेपी क्या करती है? एक पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में लाती है, यानी कि पहले वो क्या क्या चीज़ें कर लेता था तो उसको फिर से वैसे ही बनाती है एक तरीके से। नेक्स्ट है इम्प्रूव हैंड आइज कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मोटार स्किल, मेनली इन मेंटल रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंटल डिले। सो ये थेरेपी किस में हेल्प करती है कि हैंड और आई कोऑर्डिनेशन को, कि कहाँ जो पेशेंट्स रहते हैं ना मेंटली इल, तो उनका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है हाथ पैरों का काम का, तभी तो वो काम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो भी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है और बैलेंस करना सीख जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। मोटार स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। मोटार स्किल्स मतलब जो हाथ पैरों से जो भी करते हैं, क्योंकि देखो तुमने देखा होगा एक नॉर्मल पर्सन जब अलग अलग मशीनरी पे वर्क करता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, तो उसकी मोटार स्किल ही तो डेवलप हो जाती है एक तरीके से। तो वही चीज़ पेशेंट्स में डेवलप करने की कोशिश की जाती है और ये मोस्ट ऑफ किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? जो मेंटली रिटार्ड पेशेंट होते हैं और डेवलपमेंटल डिले जिनमें होता है पेशेंट्स में, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल होती है। सो सेटिंग्स देख लेते हैं इस थेरेपी के लिए। सेटिंग्स का मतलब ये है कि वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को। सो हमने आपको पहले ही बताया रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, जहाँ पे पेशेंट्स को, रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी नॉर्मल लाइफ में लौटाना किसी भी पर्सन को, चाहे वो फिजिकल बीमार हुआ हो या वो मेंटली बीमार हुआ हो, सबके लिए रिहेबिलिटेशन स्टेप फॉलो किया जाता है जो पेशेंट्स अपनी प्रीवियस लाइफ में नहीं लौट पाते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल का मतलब हो गया कि जहाँ पे मेंटली रिटार्ड बच्चे हैं या फिर जो जिनको मेंटल इशू है, इस टाइप के स्कूल्स होते हैं, तो वो स्पेशल बच्चों के लिए भी ये थेरेपी यूज़ की जाती है। हाफ बे होम। हाफ बे होम एक ऐसी जगह होती है कि जैसे कोई भी पेशेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो आधा ठीक हो चुका है, तो आधा अगर ठीक हो चुका है तो उसको हाफ बे होम में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि हॉस्पिटल से दूर होता है और उनके घर से दूर होता है, यानी कि उनके घर और हॉस्पिटल के बीच के रास्ते में एक तरीके से जो भी हाफ बे होम पड़ेगा वहाँ पे पेशेंट को एडमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हाफ बे होम में सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूव किया जाता है पेशेंट में, वो ये किया जाता है कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल से निकलने के बाद पेशेंट सोसाइटी में किस तरीके से एडजस्ट करेगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में रहते रहते बहुत सारी चीज़, एक तो स्टिग्मा, मेंटल डिसऑर्डर को लेकर इतना बड़ा स्टिग्मा होता है लोगों के बीच में कि अगर किसी को मेंटल इलनेस हो गई तो पागल हो गया, पता नहीं कौन सा बड़ा ऐसा हो गया कि उसको आइसोलेट करते हैं। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि साइकेट्रिक बीमारी जो है ना, यानी कि मानसिक बीमारी जो है ना, वो फिजिकल बीमारी की ही तरह होती है। समझ रहे हैं कि जिस तरीके से बुखार है, ये सब आता है, बुखार है, जुकाम है, फिजिकल बीमारी होती हैं, उसी तरीके से एक मानसिक बीमारी है तो उसको भी इंसान को एक बीमारी के तौर पे ही लेना चाहिए। वो कोई एक वो नहीं है कि अगर पर्सन मानसिक तौर पे बीमार हो गया तो वो हम लोगों में से एक नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो मानसिक बीमारियाँ ठीक भी होती हैं। सो ये अवेयरनेस की बहुत कमी है अपनी इंडिया में, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं पेशेंट में। तो यहाँ पे इतना नॉर्मल माहौल दिया जाता है पेशेंट्स को, और यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दी जाती है पेशेंट को, और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे सोसाइटी में एडजस्टमेंट करना, ठीक है, लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेशन, सब कुछ सिखाया जाता है। नेक्स्ट है डी एडिक्शन सेंटर। यहाँ पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी चलती हैं। जो एल्कोहलिक अब्यूज वाले पेशेंट होते हैं या फिर कोई ड्रग ले रहे होते हैं, तो उनमें जो मानसिक बीमारी ही होती है, ड्रग अब्यूज करना एक तरीके से। सो डी एडिक्शन सेंटर इसमें भी यूज़ करती है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर जैसे कि कम्युनिटी में बने हुए हैं
हैं साइकेट्रिक सेंटर्स, तो वहाँ पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो ये सेटिंग्स हैं कि यहाँ पे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी पेशेंट्स को देते हैं और इन थेरेपी के लिए अलग से थेरेपिस्ट आते हैं, तो वो ये थेरेपी को कंडक्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो ये हो गया आपका सेटिंग्स। नेक्स्ट है पॉइंट टू बी केप्ट इन द माइंड ऑफ थेरेपिस्ट। जब थेरेपी चल रही होती है तो किन किन बातों का, या फिर थेरेपी स्टार्ट करने वाले होते हैं जब थेरेपिस्ट, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक थेरेपिस्ट को, वो कुछ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि ज़रूरी है। सो सबसे फर्स्ट इसमें है द पेशेंट शुड बी इन्वॉल्व एज मच एज पॉसिबल इन द सिलेक्टिंग द एक्टिविटीज़। सो थेरेपिस्ट को एक ऐसी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी चाहिए पेशेंट को हमेशा जिसमें पेशेंट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो, यानी कि पॉसिबिलिटी हो इन्वॉल्व होने की। जैसे कोई भी पेशेंट है उसको ड्राइंग करना अच्छा लगता है और आप उसको बोलो कि आप सिलाई सीखोगे तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक ऐसी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है पेशेंट को जो एक पेशेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। टू गिव वर्क अकॉर्डिंगली टू पेशेंट स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। सबसे पहले थेरेपिस्ट को उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी असेसमेंट करनी होती है, जो कि स्टेप के थ्रू हम बताएंगे, असेसमेंट करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क को चूज किया जाता है और पेशेंट को भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एक्टिविटी इन विच द पेशेंट शोइंग इंटरेस्ट। हमेशा वो एक्टिविटी को सिलेक्ट करो जिसमें पेशेंट इंटरेस्ट ले रहा है करने में, ठीक है। उसको मिट्टी के बर्तन बनाने अच्छे लगते हैं, आप उससे ज़बरदस्ती ड्राइंग करवाएंगे तो वो नहीं करेगा, ठीक। तो ये थेरेपिस्ट को चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है टू गिव स्मॉल टास्क। कैसे? स्मॉल टास्क फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना चाहिए पेशेंट्स को, जब थेरेपी शुरू की जाती है तो पहले स्मॉल टास्क दो पेशेंट को फॉर इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको एकदम से ही कोई ऐसा काम नहीं दे देंगे जो उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या फिर वो सीखने में भी सक्षम नहीं है। तो सबसे पहले छोटे छोटे टास्क उससे करवाएंगे, फिर हम उसको धीरे धीरे चीज़ें सिखाते जाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखो, इफ़ पॉसिबल द सिलेक्ट एक्टिविटी विच प्रोवाइड न्यू एक्सपीरियंस फॉर पेशेंट। अगर पॉसिबल है तो हमेशा एक ऐसी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी चाहिए थेरेपिस्ट को जो पेशेंट्स को न्यू एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, है ना। वो बोर्ड में देखो, बोर्ड में वो रहा इतने महीने, जितने भी दिन उसका ट्रीटमेंट चला, तो वहाँ पे उसने जितने सारे काम किए होंगे वो तो उसके लिए एकदम ओल्ड एक्टिविटी हो गई। तो हिस्ट्री तो सब कुछ रहती है, पूरी फाइल वगैरह पेशेंट्स की, तो हमें हमेशा ये सिलेक्ट करनी चाहिए कि बोर्ड में वो जो काम करता रहा है उससे कुछ हटके उससे करवाया जाए, ठीक है। सो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स जो कि थेरेपिस्ट को हमेशा थेरेपी के दौरान एक दिमाग में रखने चाहिए, एक बेहतर अच्छी थेरेपी बनाने के लिए, इफेक्टिव थेरेपी बनाने के लिए। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रोसेस क्या है, कि क्या क्या स्टेप होते हैं उसके थ्रू ये थेरेपी कंप्लीट होती है। सो प्रोसेस में हम देख लेते हैं स्टेज, ये मेनली 6 स्टेज के थ्रू कंप्लीट होती है थेरेपी। सो फर्स्ट स्टेप आता है आपका असेसमेंट। तो असेसमेंट एक तरीके से इवेलुएशन है पेशेंट का। इवेलुएशन कैसे? क्योंकि वो एक बोर्ड में से आया है, साइकेट्रिक बोर्ड में से, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर या हाबे होम या फिर आपका जो रहता है कम्युनिटी सेंटर जहाँ भी थेरेपी दी जा रही है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है पेशेंट, ठीक है। और तो इसमें देखो क्या रहेगा, थेरेपिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट सच एज फिजिकल एबिलिटी, मूवमेंट, स्ट्रेंथ। यही सब वो पता करेगा कि उस पेशेंट्स की क्या एबिलिटी है, वो क्या कर सकता है। मेंटल एबिलिटी को भी असेस करता है, जैसे कि मेमोरी उसकी कैसी है, थिंकिंग पावर कैसी है, सोशल एंड डेली लाइफ स्किल्स किस टाइप्स के हैं पेशेंट्स के। सो ये सब असेसमेंट करना पड़ता है, वो इसलिए करते हैं कि उसके लिए कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट की जाए। नेक्स्ट है इट इज़ इनिशियल इवेलुएशन ऑफ व्हाट पेशेंट कैन डू एंड कैन नॉट डू इन ए वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। हम उसको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं करने के लिए, तो वेराइटी ऑफ सिचुएशंस में पेशेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, यही सब असेसमेंट किया जाता है थेरेपी स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट होता है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग का मतलब ही ये है कि हम ये सेट करके रखें कि जो हम जिन पेशेंट्स को चुना है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, ग्रुप बनाया है, उन पेशेंट्स में कितने दिन में हम इम्प्रूव ला सकते हैं। यानी कि देखो, टफ टास्क दे दोगे पेशेंट्स को जो उसकी एबिलिटी के बाहर है तो उसमें इंप्रूवमेंट कभी नहीं होगा, एकदम से नहीं हो सकता। उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दो तो वो खुद से करेगा, तो उसमें और जल्दी इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो गोल सेटिंग कैसे करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म गोल। इमीडिएट मतलब तुरंत, और लॉन्ग टर्म गोल हम हमेशा सेट करते हैं, जैसे कि 1 महीने में पेशेंट्स को हम इतना एबल बना देंगे, या फिर वीक ले लेते हैं, महीने ले लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करते हैं इसमें बाय द थेरेपिस्ट एंड पेशेंट्स। पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों मिलकर ये चीज़ डिसाइड करते हैं, क्योंकि पेशेंट को भी इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है गोल सेटिंग में, क्योंकि पेशेंट ही तो करेगा सारे काम। गोल्स शुड बी स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक। गोल्स बिल्कुल क्लियर और रियलिस्टिक होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं है कुछ भी करवा रहे हो आप पेशेंट से, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे एक जस्ट छोटा एग्जांपल लिखा है, जैसे लॉन्ग टर्म गोल कैसे सेट करते हैं। पेशेंट विल ड्रेस इंडिपेंडेंटली इन 2 वीक्स। अगर कोई पेशेंट्स 2 वीक के अंदर ड्रेस पहनना सीख लेता है तो हमारा गोल कंप्लीट हो गया। दूसरा हम ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेशेंट्स को पूरी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको एक तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, learn patient about drawing
इन 3 वीक्स, जितना भी आप डिसाइड कर रहे हैं गोल। तो अगर मैंने ये गोल सेट कर दिया है तो इतने वीक्स के अंदर उस पेशेंट को ड्राइंग बनानी आ जानी चाहिए, ठीक। तो वो हो गया आपका गोल सेटिंग, इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट प्लानिंग। अब ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे करेंगे, ये तो गोल सेट कर लिए कि क्या क्या कितने दिन में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग में ये है कि किस टाइप की एक्टिविटी कौन से पेशेंट्स को दी जाए, ठीक है, वो चीज़ें आएंगी इसमें प्लानिंग में। सो डेवलपमेंट ऑफ थेरेपी प्लान, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक सेकेंड, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा आपका, जैसे एक्टिविटी में हम उसको ट्रेनिंग देंगे कुछ भी बनाने के लिए, एक्सरसाइज भी करवाएंगे, ठीक है। हम डेली लाइफ की चीज़ें भी सिखाते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है तो उसको चीज़ें बनाना ही सिखाएंगे। और पता है ये जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं इनका ऑक्यूपेशनल जो होम होता है या फिर जो जगह होती है उसको कभी विजिट करना अगर लाइफ में मौका मिले। इतनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं वो लोग कि एक नॉर्मल पर्सन भी नहीं बना सकता, जैसे बैग बनाना, बास्केट बनाना, ठीक है, और कपड़े सिलना, ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छा बनाते हैं। और उन लोगों की वो चीज़ें मार्केट में सेल भी की जाती हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके का वहाँ पे ऑक्यूपेशंस एक तरीके से चलता है पेशेंट्स के लिए। सो यहाँ पे एक्टिविटी में ट्रेनिंग और एक्सरसाइज दोनों शामिल हो सकते हैं। टेक्निक्स ये है कि उसको टीचिंग के दौरान सिखाएंगे, डेमोस्ट्रेशन के दौरान सिखाएंगे, और उसको एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्टेशन बढ़ाना है पेशेंट्स का लोगों के साथ, तो वो टेक्निक्स हो गए। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी सेशंस आर हेल्ड। जब थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले ही प्लानिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम कितनी थेरेपी वो सेशंस टोटल करेंगे पेशेंट्स के लिए। सो इसमें और क्या है, आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक वर्क अकॉर्डिंग टू पेशेंट इंटरेस्ट। और जो वर्क होता है वो हमेशा पेशेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई करते हैं, वही वर्क प्लान करेंगे उसी पेशेंट के लिए जो जिसमें उसको इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशन। देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी हमारी थेरेपी स्टार्ट नहीं हुई थी, यहाँ पे थेरेपिस्ट सिर्फ असेसमेंट किया, गोल सेटिंग किया कि किस तरीके से कितने दिन में हमें इंप्रूव लाना है पेशेंट्स के अंदर, ट्रीटमेंट प्लानिंग की, क्या क्या चीज़ें हमें इन्वॉल्व करनी है ट्रीटमेंट के लिए। अब आ रहा है जो इम्प्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन। तो इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशन का मतलब होता है कि अब हमने काम करना शुरू कर दिया है, एक्चुअल में यहाँ पे डूइंग वाली चीज़ें होती हैं। सो देखो इसमें इम्प्लीमेंटेशंस एंड इंटरवेंशंस एक ही बात होती है, चाहे इम्प्लीमेंटेशंस बोलो या फिर इंटरवेंशंस बोलो। सो इन दिस स्टेज एक्चुअल थेरेपी आर गिवन। यहाँ पे शुरू करते हैं काम को। अब हम जो कुछ प्लान किया अब तक असेस किया उसको एग्जीक्यूट करेंगे एक तरीके से। सो देखो जैसे कि ऑक्यूपेशनल वर्क सच एज क्राफ्टिंग, गार्डनिंग, ठीक है, ड्राइंग, स्टिचिंग, क्ले पॉट मेकिंग और रूम डेकोरेशन, ये सब करवाना हम पेशेंट से स्टार्ट करवाएंगे। डेली लिविंग ट्रेनिंग, बाथिंग, ईटिंग, ये भी सब करवाएंगे। हैंड एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के करवाते हैं क्योंकि वो हाथों से ही काम कर रहे होते हैं। अगर का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो काम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पेशेंट्स प्रैक्टिस रेगुलरली, और जब ये थेरेपी स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि एक दिन करवा दिया, सेशन लगा दिया, फिर छोड़ दिया, नहीं, हर दिन पेशेंट्स को प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट है रिव्यूइंग। तो रिव्यूइंग में क्या करते हैं, रिव्यूइंग मीटिंग्स, इसमें रिव्यू मीटिंग करते हैं जिसमें पेशेंट्स भी रहेंगे और आपके एक तरीके से स्टाफ भी रहेगा। जैसे हमने थेरेपी पढ़ाई थी पिछले, आपकी मिलियू थेरेपी पढ़ाई थी, कम्युनिटी वाली थेरेपी, तो उसमें मिलके मीटिंग्स करते थे, रिव्यू करते थे। तो वैसे ही इसमें भी जब ये सारी चीज़ें पेशेंट स्टार्ट कर देंगे करना काम, फिर एक रिव्यू मीटिंग भी करते हैं। वो इसलिए करते हैं पेशेंट्स की प्रोग्रेस जानने के लिए, पेशेंट का इंटरेस्ट जानने के लिए, पेशेंट कैसा फील कर रहे हैं वो जानने के लिए, और प्लस एक अपने पूरा जो स्टाफ है उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो थेरेपी से रिलेटेड ही सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे रिव्यू मीटिंग में, जिसमें पेशेंट्स और स्टाफ दोनों ही रहते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेप है इसका प्रोसेस का एवेलुएशन एंड डिस्चार्ज। सो पेशेंट को एवेलुएट करेंगे, अगर उस डिस्चार्ज की कंडीशन में है तो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं वहाँ से। सो देखो यहाँ पे क्या है, एवेलुएट द इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट्स। हम पेशेंट्स में एवेलुएट करते हैं इंप्रूवमेंट, जो कि एक नर्सिस का भी काम रहता है। अगर साइकेट्रिक नर्स है तो वो भी इसमें पूरी तरीके से थेरेपिस्ट के साथ असिस्ट करती है थेरेपी को। सो हम आगे नर्सिंग रोल भी पढ़ा देंगे इसके। तो एवेलुएट करते हैं पेशेंट के इंप्रूवमेंट को। इफ़ पेशेंट हैज़ गुड इंप्रूवमेंट देन डिस्चार्ज फ्रॉम थेरेपी। अगर पेशेंट में गुड इंप्रूवमेंट हो चुका है, ठीक हो चुका है, वो चीज़ें करना सीख चुका है, तो थेरेपी से उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। यानी कि एक बार थेरेपी देनी पड़ती है किसी पेशेंट को, 2 बार 3 बार ऐसे सेशंस चलते रहते हैं। सो इसमें नेक्स्ट देखो डिस्चार्ज कर देंगे। इफ़ नॉट देन मॉडिफाइड, अगर नहीं उसमें इंप्रूव दिख रहा है, इफ़ नॉट, तो क्या करेंगे, देन मॉडिफाइड द ट्रीटमेंट प्लान एंड कंटिन्यू थेरेपी। अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखा तो जो हमने प्लान बनाया था, जैसे मान लो हमने 2 वीक के लिए प्लान सेट किया था कि 2 वीक में ये इतना करना है, तो अगर मॉडिफिकेशन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाइए, थोड़ी एक्टिविटीज़ भी चेंज कीजिए, ठीक है, टेक्निक्स चेंज कीजिए, टीचिंग मेथड चेंज कीजिए, डेमोस्ट्रेशन मेथड चेंज कीजिए, ये सब चीज़ें चेंज करके तो फिर हम नया प्लान करते हैं और फिर से कंटिन्यू रखते हैं थेरेपी को। सो ये हो गई आपकी टोटल प्रोसेस स्टेप हो गए ऑक्यूपेशनल थेरेपी के, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था असेसमेंट करो, पेशेंट
पेशेंट्स का गोल सेटिंग्स करो, ट्रीटमेंट प्लानिंग करो, इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशंस करो, रिव्यू मीटिंग्स लेते हैं और इवेल्युएशन लास्ट। अगर वो ठीक हो रहा है तो डिस्चार्ज करो, नहीं हो रहा है तो अपने प्लान को मॉडिफाइड करो और फिर से थेरेपी को कंटिन्यू रखो। नेक्स्ट इसमें देखो टाइप ऑफ एक्टिविटी, किस तरीके की एक्टिविटी हम देते हैं एक इस थेरेपी में। सो एक डाइवर्जनल एक्टिविटी करवाएंगे पेशेंट्स को। ये सबसे ज़्यादा डाइवर्जनल एक्टिविटी करवाते हैं जो नेगेटिव थॉट वाले पेशेंट्स रहते हैं, जैसे कि कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है, कोई डिल्यूजन वाला पेशेंट है, जो जिनको फिक्स फॉल्स बिलीव होते हैं, नहीं मानते हैं, चीज़ों को नहीं सुनते हैं। सो उनमें हम थॉट तो चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ दे देंगे उन पेशेंट्स को, जिसमें वो अपनी एक्टिविटीज़ में लगे रहेंगे और अनवांटेड चीज़ों नहीं सोचेंगे, ना वो इरिटेट होंगे, ना गुस्सा करेंगे। तो जो इस तरह की पेशेंट होते हैं वो इरिटेशन गुस्से वाले काफ़ी होते हैं, तो उन चीज़ों से बिल्कुल डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्जन वाली एक्टिविटीज़ देते हैं हम। सो इसमें देखो दीज एक्टिविटीज़ यूज टू डाइवर्ट पेशेंट अटेंशन फ्रॉम इरिटेटिंग स्टिमुलस। अगर पेशेंट किसी भी चीज़ से इरिटेट हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे जिससे उसको गुस्से से थोड़ा ध्यान हट जाए। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक एक्टिविटी। तो थेराप्यूटिक एक्टिविटी वही हो गई जो हमने ऊपर सारी पढ़ी पेशेंट्स के लिए। सो दीज एक्टिविटी आर यूज टू अटेन स्पेसिफिक केयर प्लान, यानी कि पेशेंट्स को एक स्पेसिफिक केयर प्लान देते हैं, केयर देते हैं इस तरीके से। ये केयर ही है एक तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरेपी, भले ही हम उनको चीज़ें सिखा रहे हैं। जैसे बास्केट मेकिंग हो गया, कार्ड मेकिंग, कैंडल, मैट मेकिंग, क्ले पॉट मेकिंग, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना, चटाई बनाना, कैंडल बनाना, कार्ड बनाना। तो देखो ये जो कैंडल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा शेल्टर होम में भी बनाए जाते हैं, जहाँ पे पेशेंट्स को ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही होती है, उनको मार्केट में सेल भी किया जाता है, क्योंकि पेशेंट जब ठीक होने लगते हैं तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने लगते हैं सीखने के बाद। सो ये सब चलता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। नेक्स्ट हम ये देख लेंगे कि किस टाइप के पेशेंट में किस टाइप का वर्क देना चाहिए और क्यों ज़रूरी है कि उनके लिए वही वर्क सिलेक्ट किया जाए। सो इसमें देखो एग्जांपल ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। सो एंजाइटी वाला अगर पेशेंट है तो उसको हम सिंपल कॉन्क्रीट टास्क देते हैं, जैसे कि नॉट मोर देन 3 to 4 स्टेप, उसमें 3-4 स्टेप से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर वो फेल हुआ करने में तो उसकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ेगी, समझ रहे हो कि नहीं। अगर तुमने उसको टफ टास्क दे दिया और वो फेल हो गया तो उसकी एंजाइटी ठीक तो नहीं होगी पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम उसको सिंपल टास्क देते हैं 3 to 4 स्टेप्स के, जैसे किचन टास्क हो गया, कपड़े अपने धोने का काम हो गया, वॉशिंग चीज़ें, स्वीपिंग हो गई, मॉपिंग हो गई, शॉर्टनिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि मिक्सर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये तो करके दे देते हैं। फिर पेशेंट से कहते हैं अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट अलग अलग करके रखो, ये भी एक टास्क होता है। फोल्डिंग क्लॉथ्स, जैसे पेशेंट्स लेटते हैं तो उनके कपड़े हैं जो बेड्स पे रहते हैं या फिर खुद के जो कपड़े पहनने वाले होते हैं उनको तह बनाना सिखाना, ठीक, ये सब चीज़ें एंजाइटी वाले पेशेंट्स को देते हैं। डिप्रेशन वाला पेशेंट है तो उसको भी हमेशा सिंपल टास्क ही देंगे और ऐसे टास्क देंगे जो वो सक्सेसफुल कर सके, यानी कि कंप्लीट करने की एबिलिटी हो पेशेंट में। हमेशा वैसे ही टास्क हम सिलेक्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं सक्सेसफुली कर ले, क्योंकि जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है वो वैसे भी लो मोटिवेशन होता है, उसमें लो सेल्फ स्टीम होता है और बिल्कुल भी होपलेसनेस वाला पेशेंट होता है कि उसको ऐसे लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में, बस मेरा जीवन खत्म है, सुसाइड कर लूँ, यही चीज़ होती है डिप्रेशन वाले में। तो इसलिए इस टाइप के हम सिलेक्ट करते हैं वर्क कि वो सक्सेसफुली उनको कंप्लीट कर ले। जैसे क्राफ्ट हो गया, ठीक है, क्राफ्ट वर्क हो गया, मेकिंग स्मॉल आइटम्स, हमेशा छोटी छोटी चीज़ें बनवाते हैं इस पेशेंट से। नेक्स्ट देखो मेनिया वाला जो पेशेंट रहता है, तो मेनिया वाले पेशेंट में हमने जब डिसऑर्डर पढ़ाया था आपको तो हमने बताया था इसमें इंडलेस एनर्जी होती है। कैसी होती है? बिल्कुल इंडलेस एनर्जी। इंडलेस एनर्जी का मतलब है कि इससे ज़्यादा ताकतवर और कोई नहीं, ऐसे समझ लो, जेई बजरंगबली होते हैं मैनिया वाले पेशेंट में। सो उनमें इतना ज़्यादा पावर फील होती है इन पेशेंट्स को कि ये दरवाजे खिड़की, अगर इनका एग्रेशन बढ़ता है ना और ये बिल्कुल जब ठीक होने की कंडीशन में नहीं होते हैं, एडमिट होते हैं, जब सीवियर मैनिया वाले होते हैं, तोड़ फोड़ चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक एंडलेस एनर्जी इनमें फील होती है कि आप उसकी एक्टिविटी देख के ये कहेंगे कि एक नॉर्मल पर्सन कैसे कर सकता है ये चीज़, लेकिन मैनिया वाला पेशेंट कर देता है वो चीज़ें, ठीक है। तो उसको जब लोगों में अवेयरनेस नहीं होता है तो पता है क्या बोलते हैं कि इसके अंदर भूत घुस गया, वो ये करवा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ मानसिक स्थिति होती है पेशेंट्स की, वो बीमार हो चुके होते हैं। भूत जैसी चीज़ कहीं किसी की बॉडी में नहीं घुसती है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपनी सोसाइटी में ये पूरे एक तरीके से स्टिग्मा फैले हुए रहते हैं। सो मैनिया वाले पेशेंट को हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ देते हैं जो नॉन कॉम्पिटिटिव हो। अब ये क्यों देते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव? इसलिए देते हैं कि किसी दूसरे पेशेंट्स के साथ हम उसका कॉम्पिटिशन नहीं करा सकते, क्योंकि वो भाई साहब बहुत एग्रेशन वाला पेशेंट है, किसी का सिर विर फोड़ देगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हमेशा नॉन कॉम्पिटिटिव वाली एक्टिविटीज़ देंगे, विच शॉर्ट ड्यूरेशन एंड चेंज फ्रिक्वेंटली। यानी कि देखो बार बार चेंज करते रहेंगे, एक ही तरीके की एक्टिविटी करवाते रहोगे तो कहो वो उस पे स्टाफ पे ही गुस्सा कर जाए, ठीक है। मैनिया वाले पेशेंट्स ऐसे होते हैं, भले ही वो ठीक होने में आ गए हैं लेकिन रिलैप्स हो जाए कंडीशन, तो ये हो सकता है ना, तो चांसेस होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटी देंगे,
थोड़े थोड़े टाइम की, बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह बैठा के नहीं रख सकते हैं मेनिया वाले पेशेंट को। सो ये चीज़ इसमें डिसाइड करते हैं थेरेपिस्ट। नेक्स्ट है यूज पेशेंट एक्सेस एनर्जी इन सेफ वे, यानी कि जो एक्सेस एनर्जी उसमें है उसको सेफ वे में यूज करते हैं। सेफ वे में मतलब कुछ ऐसे काम करा के कि जो प्रोडक्टिव भी हो और पेशेंट कर भी ले और उसकी एनर्जी भी खर्च हो जाए, है ना। तो इस पेशेंट को फिजिकल वर्क दिए जाते हैं, लेकिन लाइट फिजिकल वर्क दिए जाते हैं। सो लाइट यहाँ पे लिख दो, कैसे लाइट फिजिकल वर्क देते हैं। लाइट इसलिए देते हैं कि उस पेशेंट में ज़्यादा थकावट भी ना हो, ऐसा ना हो कि उससे इतना मेहनत का काम करवा दो कि शाम को फिर वो अपनी मेडिसिन, खुद की केयर ये करना भी भूल जाए। देखो पेशेंट्स जो रहते हैं मेंटली इल, उनको हर एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है डेली। अगर सेल्फ केयर करवा रहे हैं तो वो भी, प्लस उनकी थेरेपी चल रही है तो उसके भी वर्क, सारे वर्क करवाए जाते हैं पेशेंट से। सो लाइट फिजिकल एक्टिविटी हमेशा करवाते हैं, जैसे क्ले मोल्डिंग। क्ले मोल्डिंग का मतलब कि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं तो उसमें मिट्टी को मोल्ड करना पड़ता है, और मिट्टी को मोल्ड करने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए, अच्छे से मिक्स करने के लिए ताकत लगती है थोड़ी, तो ये मेनिया वाला पेशेंट आराम से कर सकता है। वाटरिंग इनटू प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स हैं गार्डन में उनमें एक तरीके से पानी देना, और रैंकिंग ग्रास, पूरी जो घास होती है एक तरीके से पूरे गार्डन की, उसको रैंकिंग का मतलब है कहाँ पे बड़ी रखनी है, छोटी, किस तरीके से क्या करना है, वो सारी चीज़ें करना। योगा, वॉकिंग ये भी करवाते हैं इस पेशेंट से। सो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि ऑक्यूपेशंस थेरेपी में अगर मेनिया का पेशेंट्स को थेरेपी दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी को किस तरीके से, कौन से काम में अच्छे से यूज किया जाए, वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं थेरेपिस्ट। नेक्स्ट है सीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट। ये बहुत एग्रेसिव नेचर के पेशेंट होते हैं सीजोफ्रेनिया वाले, या फिर आपके देखो पैरानोइया, सीजोफ्रेनिया हो गया, एक कैटाटोनिक हो गया। तो पैरानोइया वाला जो होता है, जो हमेशा शक के उसमें रहते हैं, उन पेशेंट्स को ऐसा वर्क दो जिसमें कंसंट्रेशन का यूज हो रहा हो, दिमाग लगाने वाली चीज़ें हों। क्योंकि वो पेशेंट्स में पैरानोइया होता है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं कि उसके बगल में बैठा कोई भी पेशेंट कुछ भी कर रहा होगा ना, वो सोचेगा ये ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं ये मुझे मारेगा तो नहीं, मतलब उसमें हमेशा नेगेटिव थिंकिंग चलती है। सो वो इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इसलिए उसको कंसंट्रेशन वाले वर्क दिए जाते हैं सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स को। सो इसमें क्या है, कॉम्पिटिटिव सॉलिटरी वर्क देते हैं, जिसमें सिर्फ अकेला पेशेंट करे, ग्रुप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिस्क कम करने के लिए, क्योंकि वो दूसरे पेशेंट्स को हार्म कर सकता है। सो रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन, सो पेशेंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम डिल्यूजन वाली चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे कि पजल्स सॉल्व करना, ड्राइंग बनाना। कैटाटोनिक वाला जो पेशेंट रहेगा उसमें मेटल के वर्क करवाते हैं या क्ले मोल्डिंग करवाएंगे। मेटल वर्क मतलब कि मेटल की चीज़ों से बनने वाली कुछ भी चीज़ें, या फिर कुछ भी शेपिंग वगैरह वाली जो चीज़ें रहती हैं, तो वो सारे काम करवाते हैं, क्योंकि इनमें भी काफ़ी एनर्जी जैसी चीज़ें दिखती हैं। अगर इनमें देखो सीजोफ्रेनिया जो रहते हैं कैटाटोनिक वाले पेशेंट, उनमें बहुत ज़्यादा मसल्स स्पाज्म देखने के लिए मिलता है एक तरीके से। ये सारी चीज़ें मैंने टर्मिनोलॉजी में पढ़ाई हुई हैं, जो मैंने टर्मिनोलॉजी की क्लासेस बनाई है उसमें थोड़ी आपको वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आवाज़ उसमें थोड़ी सी कम है, लेकिन एडजस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। तो वो 4 क्लासें मैंने चेंज नहीं की है, वो इसलिए नहीं की है क्योंकि उसका कंटेंट तो यूजफुल है, थोड़ी सी उसमें आवाज़ सही नहीं है, बहुत स्लो है, तो आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है। नर्सिंग रोल देख लेते हैं। नर्सिंग रोल सारी चीज़ के लिए जो रहते हैं वही इसमें रहेंगे, जैसे असेसमेंट करना, मेंटल स्टेटस, हॉबीज, इंटरेस्ट, प्लानिंग एक्टिविटीज़ करना, असिस्ट ऑफ थेरेपिस्ट के साथ काम करना, मोटिवेशन इंक्रीज करना पेशेंट को, इवेलुएशन ऑफ प्रोग्रेस, कितना ठीक हो रहा है पेशेंट को, उसको इवेलुएट करना, कोऑर्डिनेशन विद टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, सारी जो वार्ड में जहाँ पे भी थेरेपी चल रही है वहाँ का क्या सब कुछ बताना, और एजुकेट द फैमिली अबाउट एक्टिविटी फॉर कोऑर्डिनेशन एट होम, कंटिन्यूएशन एट होम, यानी कि हम जो काम उनको हॉस्पिटल में सिखा रहे थे, यानी कि ऑक्यूपेशनल जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में सिखा रहे थे, वो चीज़ें हम फैमिली को भी सिखा देंगे, जिससे कि वो घर पे भी जाके कंटिन्यूएशन रख सकें उस चीज़ को, ठीक है। और लास्ट स्टेप सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है नर्सिस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं सबका डॉक्यूमेंटेशन कर दें। सो ये था आज का ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। और एक मैं आप लोगों को बात बता दूं, जो भी बच्चे मेरी क्लासेस देख रहे हैं, कि मैंने साइकेट्रिक इस तरीके से पढ़ाई हुई है, ये 3-4 बुक्स का कॉम्बिनेशन कंटेंट बनाया हुआ है कि आप कहीं भी पढ़ लेना जाके, चाहे किसी कोचिंग में पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना। अगर आप मेरी क्लासेस एक बार ले लोगे शुरू से लेके एंड तक, बस उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 4 दिन में ख़त्म कर लो, क्योंकि देखो साइकेट्रिक भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को मैं श्योरिटी देती हूँ कि आप लोग साइकेट्रिक में इतने परफेक्ट हो जाओगे सारे टॉपिक्स में, मैंने इस तरीके से पढ़ाया हुआ है कि आपको कोई बुक्स, कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं दूसरा चैनल विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू से लेके एंड तक अगर लगातार बैठ के आप पूरी क्लासेस देख लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेंगी मेरी क्लासेस आपके लिए साइकेट्रिक की। सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें अगर आपको अच्छी लग रही है। थोड़ी बड़ी क्लासेस बेशक हो जाती हैं, पर हम पूरा कोशिश करते हैं कि कंटेंट ऐसा बनाएं कि बच्चे को समझ में आ जाए तुरंत का तुरंत, एक ही वीडियो में, उनको बार बार कहीं विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े। सो मेरी क्लासेस को शेयर करते रहें और पढ़ते रहें, हेल्दी रहें। नेक्स्ट हम कोई थेरेपी पढ़ाएंगे, जैसे कि आपकी लाइट थेरेपी होती है और बहुत सारी थेरेपी बची हुई हैं, तो इनमें हम केवल मेन थेरेपी ही पढ़ाएंगे, और 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट करा देंगे। सो ऑलमोस्ट अपनी साइकेट्रिक हो जाएगी ख़त्म, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे।
सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें।